ज्योतिष के विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। साथियों, मित्रों, आपके द्वारा दिए गए प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए हुए कमेंट्स, लाइक मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मुझे ऊर्जित करते हैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। वो सभी बातें ज्योतिष से संबंधित और अधिक प्रभावी तरीके से जो मैं अपने शिक्षकों, अपने गुरुजनों, अपने आसपास के माहौल, अपने अनुभव के आधार पर जान पाया, समझ पाया, सीख पाया, स्वीकार कर पाया। वही मूलभूत बातें, मूलभूत सिद्धांत जो आधार हैं प्रत्येक कुंडली के विवेचन के लिए। एक बार रिपीट कर देते हैं। 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और इन सभी के परस्पर संबंध। राशियां सभी शुभ, राशियां सभी अशुभ, ग्रह सभी शुभ, ग्रह सभी अशुभ, योग सभी शुभ और सभी अशुभ। केवल 2 तरह के होते हैं, शुभ या अशुभ। बार बार कहता हूं, कुंडली विवेचन के लिए हमारा मानसिक रूप से तटस्थ होना प्राथमिकता है। और कुछ अहम बातें जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हीं पर एक प्रकाश डालूंगा उसी तरीके से जिस तरह से मुझे समझाया गया। प्रयास रहेगा कि और सरल कर सकें। विद्वजनों का कहना है, एकै साधे सब सधे। एक को साधे सब सज जाता है। किसी भी एक ग्रह से शुरू कर दीजिए, किसी भी एक राशि से शुरू कर दीजिए, किसी भी एक भाव से शुरू कर दीजिए, किसी भी एक नक्षत्र से शुरू कर दीजिए, किसी भी एक योग से शुरू कर दीजिए। पहले एक को पकड़ करके बैठ जाइए, उसमें से जितना मिल सके उतना ले लीजिएगा। औरों को साधना, औरों को पकड़ना आ जाएगा। पहले वाले में समय जरूर लगेगा। यकीनन पहला कदम ही ऐसा होता है जिसके लिए हमें हिम्मत करनी होती है, धैर्य रखना होता है। उसके बाद सभी कदम चलते चले जाएंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा आप दौड़ते चले जाएंगे। किसी भी एक ग्रह से, किसी भी एक भाव से, किसी भी एक राशि से, किसी भी एक नक्षत्र से आप आरंभ कीजिए। सभी चीजें अलाइन होती चली जाएंगी। यदि क्रम से देखा जाए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों का, राशियों का, नक्षत्रों का अथवा भावों का क्रम दिया है, अगर आप उसी क्रम को साथ लेकर के चलते हैं तो सरल रहता है। अन्यथा आपका विवेक है, आप इसी कार्य को जटिल बनाएंगे तो वो आपकी अपनी समझ है। ग्रहों का क्रम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 2 छाया ग्रह राहु और केतु। 12 राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। 27 नक्षत्र अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती।
किसी भी भाव में कोई भी राशि स्थापित हो सकती है। 12 में किसी भी भाव में कोई भी ग्रह स्थापित हो सकता है, किसी भी ग्रह की युति दृष्टि बन सकती है। लगन में राहु केतु की युति कभी नहीं होती है, क्योंकि यह परस्पर एक दूसरे से 180 अंशों पर स्थित होते हैं और यह एक काल्पनिक बिंदु या गणितीय गणना के द्वारा प्राप्त बिंदु या माइथोलॉजी के अनुसार स्वर भानु, जैसे भी आपको सहज लगता है, जैसे भी आप इनके प्रभाव को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, जैसे भी आप इनकी ऊर्जा को समझ सकते हैं, वैसे स्वीकार कर लीजिए। तर्क वितर्क से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम उलझे रहेंगे। आपको लगता है गणितीय बिंदु हैं, आप ऐसे स्वीकार कर लीजिए। आपको ये लगता है सब कुछ काल्पनिक बिंदु हैं, आप ऐसे स्वीकार कर लीजिए। आपको लगता है राक्षस के सिर और धड़ है, ऐसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन ये तो स्वीकार कीजिए कि ये प्रभाव डालते हैं। आपका मन करता है इनकी दृष्टियों को स्वीकार कीजिए, आपका मन करता है इनकी दृष्टि को अस्वीकार कीजिए। आपका जैसे मन करे, आपके गुरुजन जैसे आपको लेकर के चले वैसे चलिएगा। मेरे गुरुजन ने अगर ये कहा कि राहु केतु की दृष्टि नहीं होती तो मैंने स्वीकार किया कि नहीं होती। आपके गुरुजन कहते हैं तो आप उनकी बातें स्वीकार करिए। कोई आर्गुमेंट न कीजिए किसी से भी, सबका अपना अपना विवेक है। सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को दृष्टि देते हैं, यह सर्वमान्य सत्य बात है। 3 ग्रहों के पास विशेष दृष्टि होती है, मंगल, गुरु और शनि। विद्वजनों के अनुसार मंगल जिस भी भाव में स्थित होते हैं उससे चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को दृष्टि देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस किसी भी भाव में स्थित होते हैं वह अपने स्थान से पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव को दृष्टि देते हैं। शनिदेव जिस किसी भी भाव में स्थित होते हैं वह अपने स्थान से तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को दृष्टि देते हैं। मेरे गुरुजन ने कहा, पाराशर जी ने कहा, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, क्योंकि जब इसी सूत्र के आधार पर आगे बढ़ा तो चीजें समझ में आई। यहीं पर बैठ के तर्क वितर्क करने लगता तो शायद आगे नहीं जा पाते। वो आपका विवेक है, आप इससे आगे जा सकते हैं। आगे की खोज पीछे से शुरू होती है। ये आप अपनी रिसर्च से समझ सकते हैं कि ये दृष्टियां 3, 7, 10 क्यों, 4, 7, 8 क्यों, 5, 7, 9 क्यों। मैंने नहीं जानने की कोशिश की, मैंने स्वीकार कर लिया। ये राशि यहाँ ही क्यों, राशियों का क्रम यही क्यों। पाराशर जी ने बोला, स्कॉलर हैं, महर्षि हैं, किसी से शुरू करना था, हमने पाराशर जी से शुरू कर दिया। स्वीकार किया कि पाराशर जी ने सही कहा है। स्वीकार करते ही चीजें समझ में आने लगी। तर्क वितर्क करने के लिए काफी समय पड़ा था। पहले मूलभूत सूत्रों को स्वीकार करना, सुना, समझा, स्वीकार किया। उन्होंने समझाया, सूर्य तेजस्विता है, ओजस्विता है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान है, सम्मान है, वैभवशाली जीवन की अभिलाषा है, सरकार है, पिता तुल्य व्यक्ति हैं। आज के समय में बिग कॉर्पोरेट कंपनीज को सूर्य से देखा जाता है, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सभी सूर्य के देव होते हैं। अगर हम सूर्य से ही आरंभ करते हैं, क्योंकि एक ही साधे सब सदे। आप ये देखिए कि कुंडली में ऊर्जा का एकमात्र जो साधन है, केंद्र है सभी ग्रहों के लिए, वह सूर्य है। और जगत में भी ऊर्जा का एकमात्र सूर्य ही है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, न उत्सर्जित होती है, न नष्ट होती है। यह सिद्धांत है, लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। हम सभी ने माना है, हमारे बुद्धिजनों ने भी ये
स्वीकार किया। तो सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा ग्रहों तक पहुंचती है, उनकी व्यक्तिगत ऊर्जाओं में कुछ रूपांतरण होते हैं और वह ऊर्जा परिवर्तित होकर हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। और जरूरी नहीं है हमारी पृथ्वी, हो सकता है वह ऊर्जा अगर विस्तारित हो रही है तो कहीं और भी जाकर कुछ और प्रभाव डाल रही है। हम केवल अपनी पृथ्वी पर होने वाले प्रभावों और उनके लोगों की मनोस्थिति, तनोस्थिति, आत्मिक स्थिति पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन, विवेचन करते हैं ज्योतिष के द्वारा। व्यक्ति की शारीरिक संरचना से लेकर के मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति से लेकर के आत्मिक स्थिति, आत्मिक उन्नति तक का विचार हम लोग इन्हीं ग्रहों के आधार पर करते हैं। आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं किसी की भी तुलना में, आपसे हम सभी लोग, लेकिन हम केवल अच्छी बातों को स्वीकार करते हैं और जो भी हमारे अवगुण हैं उनको अस्वीकार कर देते हैं अथवा हम उनको टाल देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ज्योतिष में किसी अन्य की कुंडली के विवेचन को करने से पहले अपनी ही कुंडली का विवेचन करें, अपने गुण दोषों को स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद स्वयं को एक पैमाना बनाएं जिसके आधार पर बाकी कुंडलियों का विवेचन कर सकें। आप खुद समझें, सूर्य तेजस्विता है तो चंद्रमा शीतलता है, बिल्कुल अपोजिट है। चंद्रमा के पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ सूर्य का दिया होता है, वह उसके ही प्रकाश से प्रकाशित है। आपके ही कुंडली में सूर्य और चंद्र कहीं ना कहीं विराजित है। आपकी ही कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु कहीं ना कहीं विराजित हैं। किसी से कोई संबंध बना रहे हैं, किसी को दृष्टि दे रहे हैं, किसी से युति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं कि सूर्य ने आपको क्या दिया, आप सबसे ज्यादा जानते हैं चंद्रमा ने आपको क्या दिया, आप सबसे ज्यादा जानते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ने अपने अपने कारकत्वों के अनुसार आपको क्या दिया है, आप सबसे ज्यादा जानते हैं। और जो चीजें आपको कम मिली हैं वो भी आप जानते हैं, बस स्वीकार करना। अगर चंद्रमा मुझे अत्यंत भावुक बना रहा है तो क्यों बना रहा है, मैं देखो ना मेरा चंद्रमा कैसा है। मेरा चंद्रमा चतुर्थ भाव, चतुर्थ से अत्यंत प्रभावित तो नहीं है, क्योंकि सभी भावनाएं चंद्रमा से संबंधित होती हैं, सब अनुभूतियां, सभी सुख दुख चंद्रमा के अधीन है। हमारा चंद्रमा आंशिक रूप से कमजोर है, पक्ष के रूप से कमजोर है। 6, 8 भाव 12 भाव में विराजित हैं। 6, 8, 12 के स्वामी से युद्ध दृष्ट है, तो मन तो विचलित हो ही गया, भावनात्मक रूप से हमें कमजोरी आ जाती है। ऊपर से वह नीच या शत्रु क्षेत्री बन जाए। यद्यपि चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन तात्कालिक रूप से संभावना ये बनती है कि कभी कभी शत्रुता भी स्थापित हो जाती है। जैसा आपका चंद्रमा वैसी आपकी भावनात्मक स्थिति, वैसे ही आपकी मनोस्थिति। स्वीकार कर लीजिए, अगर कहीं पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, स्वीकार कर लीजिए। चतुर्थ भाव, चतुर्थ तेज से संबंध होने का मतलब माता के प्रति अत्यात्मक भावुकता आता है, एक संकेत आता है, क्योंकि भावनात्मक का संबंध कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो भावनाएं किससे जुड़ी हुई हैं। देह से चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, जहां हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं वहीं पर हम कमजोर पड़ जाते हैं। वो कभी कभी बेड़ियां बन जाती हैं। कब बन जाती हैं, जब चंद्रमा कमजोर होता है, वो बेड़ियां बन जाता है। एक बच्चा नौकरी के लिए कहीं दूर सिलेक्शन हो जाता है, आप समझिएगा बात को, मैं अदरवाइज न दीजिएगा, तटस्थ होकर के समझिएगा। एक बच्चा मेहनत करता है किसी रूप में, उसके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है,
चतुर्थे से संबंध बना रहा है। आप मानेंगे कि माता के प्रति उसका बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होगा, बहुत ही केयरिंग होगा वो अपनी मदद के लिए। वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी आएगा, ट्यूशन पढ़ने जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा, जॉब के लिए जाएगा, सबसे ज़्यादा चिंता उसकी माँ को होगी और उसको अपनी माँ की होगी। क्या कहें, ग्रहों ने उसको ऐसा बनाया है। जनता उसे कुछ भी कहे, उसके साथी उसके अरे तो एक एक बात अपनी मम्मी को शेयर करता है, क्या करें, उसके ग्रह ऐसे हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब वही बच्चा कुछ और ग्रोथ करके कहीं दूर जॉब अपॉर्चुनिटी पे चला जाता है, माता घर में पिता के साथ रहती हैं, बच्चा रह रहा है अपने पीजी में रह रहा है, कैसे माँ रोजाना फोन करती है। तो क्या होगा, अगर उसका चंद्रमा कमजोर है, पाप प्रभावित है, तो माताएं हमेशा पीड़ाएं उसको बताएंगी, उसके मन को व्यथित कर देगी, और बच्चा एक समय पर आकर के या तो जॉब छोड़ के वापस आएगा, या फिर ये सोचेगा कि किसी तरह से ये काम पूरा हो जाए और मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, चाहे वो कम पैसे की मिलती है, मैं अपने घर के आसपास अपनी माता के आसपास रहूँ। उसकी भावनाएं बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि चंद्रमा कमजोर है। वहीं यही चंद्रमा बली होकर के, उच्च का होकर के मित्र राशि में मित्र के साथ बैठ जाता है, शुभ दृष्टि में आ जाता है, तो उसी की माता उसके लिए प्रेरणा बन जाती है। उसकी माताएं अपने दुख को छुपाएंगी, अपनी पीड़ाओं को छिपाएंगी, अपनी तकलीफों को व्यक्त नहीं करेंगी, लेकिन उसको ऊर्जावान बनाएंगी, जी घर में होने वाली किसी परेशानी से उसको दूर रखेंगी। क्यों, हमेशा हैप्पी न्यूज देंगी, उसका मन खुश रहेगा और वो बच्चा आगे उत्तर वृद्धि करता चला जाएगा। वहीं नवम भाव सूर्य हो जाता है, हमारे लिए पिता के कारकत्व सूर्य से देखे जाते हैं, तो वह व्यक्ति अपने पिता के लिए बहुत ही समर्पित भाव रखता है। सूर्य नवम में बैठ जाना, पिता भी वैसे तो बहुत उग्र नहीं, क्रूर स्वभाव के। क्रूर का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने बच्चे का हित चाहते हैं, वो सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं, जीवन मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं, बुराइयों को अपने बच्चों से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए कठोर होते हैं। और सूर्य नवमे से संबंध करता है, तो वह व्यक्ति अपने पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति, अपने बॉस के प्रति, रिपोर्टिंग पर्सन के प्रति, सरकार के प्रति समर्पित हो जाता है। यदि वह पीड़ित है तो उसके समर्पण में कमी हो जाएगी, अगर वह शुभ दृष्ट है तो उसी समर्पण में वृद्धि हो जाती है। तो आप स्वयं देखें कि मेरा सूर्य कैसा है, मेरा समर्पण सूर्य से संबंधित कारक तत्वों के प्रति कैसा है, चंद्रमा के प्रति कैसा है। तीसरे की बात आते हैं, हमारी ही कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। वह मंगल क्या मुझे हिम्मत देता है या मुझे झगड़ालू स्वभाव बनाता है, खुद समझिएगा। एक ही ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं, अच्छाइयाँ भी लिखी हुई होती हैं विद्वानों ने, बुराइयाँ भी लिखी हुई होती हैं, लेकिन वो अच्छाइयाँ कब और बुराइयाँ कब, अशुभ भाव अशुभ प्रभाव तभी तो बुराई है, शुभ भाव शुभ प्रभाव तो अच्छाई है। शुभ ग्रह शुभ भाव में शुभ कहलाया गया, पाप ग्रह पाप भाव में शुभ कहलाया गया। समझिएगा, मंगल मुझे ऊर्जावान बनाता है या झगड़ालू बनाता है, या मुझे तकनीकी सोच का धनी बनाता है, या मेरी वाणी को कठोर कर देता है। आप खुद समझिएगा, क्या मेरे छोटे भाई बहन से मेरे रिश्ते खराब तो नहीं कर देता है, क्या मुझे प्रतियोगिता या जोखिम भरे काम को करने के लिए प्रेरित तो नहीं करता है। सब मंगल का काम है। क्या मैं रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी हूँ, क्या मैं चुनौतियों से घबराता नहीं हूँ, सब मंगल की। आप अपने ही मंगल को देखिए, उसने आपको क्या क्या दिया, क्या छोटे भाई बहन
है नहीं तो क्यों नहीं है? क्या मंगल की स्थिति है? मंगल यानी कि युवा, मेरी आयु के अनुरूप युवा जनों से मेरे संबंध कैसे रहते हैं, मंगल से पता चल जाएगा। मधुर रहते हैं, बनती नहीं है। देखिए ना, मंगल कहीं ना कहीं एनर्जी क्लैशेस कैसे हो रहे हैं, मंगल बताता है। बुध, बुध आप अच्छे से जानते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई हम बुध से देखते हैं। हम अपनी वाणी को, बोलने के तरीके को, भोजन स्वाद को, मित्रों को, मामा जनों को, छोटे भाई बहनों को, इन सब ये विजिबल चीज़ें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे जीवन के आसपास हैं। तो अगर मेरा बहुत ज़्यादा बोलना मुझे नुकसान देता है तो देखो मेरे कम्युनिकेशन में क्या गड़बड़ है, मेरा बुद्ध क्या ऐसा कर रहा है कि जो मुझे परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। या अगर मेरा कोई स्किल बहुत अच्छा है, मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, मेरी राइटिंग स्किल अच्छी है, तो मेरा बुद्ध कैसा बैठा हुआ है, मेरा मैं क्या लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो कल्पना लिख रहा हूँ, भावनाएं लिख रहा हूँ, चंद्रमा चतुर्थ भाव, मैं सस्पेंस लिख रहा हूँ अष्टम भाव, मैं फ्यूचर लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, वैचारिक स्थिति कैसी है। क्योंकि हम लिखेंगे वो जो हमारे मस्तिष्क में जन्म लेगा, जो सृजन होंगे हमारे वैचारिक सृजन, उनको ही शब्दों का हम प्रारूप देते हैं। तो पंचम भाव पंचमेश बुद्ध के साथ क्या कर रहा है और मैं लिख क्या रहा हूँ, या मैं गा क्या रहा हूँ, या मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन कैसा है, बुद्ध से पता चल जाएगा। गुरु, गुरु के बारे में हम सभी एक ऐसी लाइन जो हमेशा कही जाती है, द गुरु इज द शावर ऑफ ब्लेसिंग्स। हमारी विवेकशीलता, हमारी सहजता, हमारे जीवन के एथिक्स, हमारा धर्म, हमारा जीवन जीने का तरीका भी है, हमारे राइचुअल्स भी हैं, हमारा नैतिक आचरण भी है, हमारे गुरुजन और प्रत्येक वह व्यक्ति जिनसे हमने कुछ सीखा वह हमारे गुरु को प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन सीखने का नाम है, इसलिए जीवन में हमें कोई ना कोई सिखाने वाले मिलते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं। बेसिकली गुरु सिखाने की बजाय समझाने वाले हैं। सीखते हम अनेकों अनेक जनों से हैं, लेकिन समझाते बहुत कम लोग हैं। कभी कभी आप ही कहते हैं मुझे कोई ऐसा समझाने वाला मिल जाता तो मेरी डेस्टिनी कुछ और होती। देखिए, गुरु समझाने वाले कहते हैं, हमारे एडवाइजर्स कहते हैं, मेरे बड़े भाई के प्रति मेरा संबंध कैसा है, मेरे उन मित्रों के प्रति जो जीवन में कोई सफलता प्राप्त करने के बाद मेरे साथ जुड़े। जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई पूरी की और मैं प्रोफेशन में आ गया, अगर मैं जॉब में आ गया तो मेरे कलीग्स में कोई व्यक्ति बहुत मेरे क्लोज आ गया। जब मैं बिजनेस में आया तो कुछ साथी लोग मेरे बहुत क्लोज हो, वो पहले नहीं थे मेरे साथ, अब आ गए। नए मिले तो हमने पुरानों को छोड़ना शुरू कर दिया। ये नियम है। उनके साथ मेरे संबंध कैसे हैं, कितने मधुर हैं, वो मुझे कैसी सलाहें देते हैं, क्या करते हैं। जुपिटर से समझिए, अपने ही जुपिटर से समझिए। आपको गाइड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, लीड करते हैं, मिसलीड करते हैं, आपका हित चाहते हैं, आपका अहित चाहते हैं, आपके वेल विशर हैं या नहीं है। जुपिटर से समझिए। तब वो लोग मिले, वो लोग जो आपके जीवन में कुछ प्राप्तियों के बाद आपसे जुड़ते चले गए। आपके इन लॉज, आपके जीजा जी का व्यवहार आपके प्रति कैसा है, देखिए किस प्रकार से वो आपको ट्रीट करते हैं। शुक्र, शुक्र का मतलब जीवन में सभी प्रकार के वैभव से माना गया है। वैभव, वह वैभव जो मैटेरियलिस्टिक चीजें, भौतिक जगत की भौतिक वस्तुएं हमें देती हैं।
वो आकर्षण जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, किसके बाद? भौतिक वस्तुओं को अपने आसपास होने के बाद, वह शुक्र है। मेरे पास बड़ी कार है, उसमें बैठने के बाद जो मेरे में अनुभूतियां जागती हैं, वो शुक्र है। मेरे पास बेंगलोर है, उसमें रहने के बाद जो मेरे अंदर अनुभूतियां जागृत हो रही हैं, अपने उस भौतिक अवयव को देख करके, उपलब्धि को देख करके, सफलता को देख करके, आपका वैभवशाली जीवन, वैभवशाली जीवन है। मन में वैभव है या नहीं, अर्थात सुख यानी कि जीवन संगिनी वो है, लेकिन उस जीवन संगिनी के साथ रह करके जीवन रंगीन है या नहीं है, ये शुक्र बताता है। एक सुव्यवस्थित शुक्र ही हमारे वैवाहिक जीवन को आनंदित करता है। ध्यान से सुनिएगा, सुव्यवस्थित शुक्र ही वैवाहिक जीवन को आनंदित करता है। वैवाहिक जीवन जीना और वैवाहिक जीवन में आनंद को प्राप्त करना दोनों अलग अलग विषय होते हैं। तो खुद से समझिए कि आप वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन, मैथलास्टिक लाइफ में शुक्र से जो ले पाए हैं, वह आपके शुक्र के द्वारा जो आपको दिया गया है वो सुव्यवस्थित है, वैसा ही है, उतना ही है। इसको आप किसी भी पैरामीटर पर ऐसे नहीं नाप सकते कि इतने परसेंट उतने परसेंट, ये हाइपोथेटिकल बात है। ये तो ऊर्जा तरंगे हैं। इन ऊर्जा तरंगों को आप अपने देह से अलाइन करके, सिंक्रोनाइज करके अगर समझ सके तो समझ सके। बाकी कोई तरीका नहीं है कि अमीर कितना अमीर, गरीब कितना गरीब, वैभव कितना वैभवशाली, और जिसके पास वैभव नहीं है तो कितना वैभव नहीं, इसका पैरामीटर नहीं आप कोई बना सकते। इसीलिए ये स्वीकार कीजिए, उस शुक्र ने जो जन्म के समय आपकी कुंडली में जहां कहीं भी विराजित था, उस शुक्र ने आपके जीवन में वैभव स्वरूप कितना क्या दिया, बस। और क्या उसके बाद उसके मन, आपके मन में वो आनंद की अनुभूतियां हैं जो शुक्र से जनित होना चाहिए। शुक्र फिर कभी बताओ अभी। शनि, शनि से हम सब विचार करते हैं एकाग्रता, कठिन परिश्रम, धैर्य, आलस्य, कंसिस्टेंसी, लगनशीलता। बीमारी हमारी दूसरी बात है, अरे पहले इनमें से कुछ होना तो दूसरी बात है, बाकी बात है। तो नौकर चाकर, तो हमारे भीतर कितना धैर्य है, हम कितने लगनशील हैं, हम कितने एकाग्रित होकर किसी काम को करते हैं, हमारे नौकरों के प्रति या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे संबंध कैसे हैं, वृद्धजनों के प्रति, क्योंकि शनि वृद्ध भी कहा गया है। शनि वृद्ध को आप आयु वर्ग से ना समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब हम वृद्ध की बात करते हैं तो हमारा जो समझ है एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ चली जाती है। हम क्यों जा रहे हैं वहां? नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। शनि का मतलब होता है एक परिपक्व व्यक्ति, मैच्योर। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में 5 साल की उम्र में शनि की दशा का आरंभ हो जाता है, आप समझिए,
19 साल तक उसके पास वो दशा है, लगभग 25 साल की उम्र में वो मैच्योर हो जाएगा। आप समझिएगा, शनि मैच्योरिटी है, आयु का उससे बाद में संबंध है, क्योंकि हमारे यहाँ एक विचारधारा है कि जितना वयोवृद्ध व्यक्ति होगा उतना समझदार होगा, गंभीर होगा, मैच्योर होगा। ये एक अवधारणा मात्र है। लेकिन जब आप शनि पर बात करते हैं तो कभी कभी आप ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की आयु कितनी कम है, कितनी मैच्योर बात कह दिया, कितनी समझदारी की बात कह दिया। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर शनि का प्रभाव किसी रूप में बेहतर है, किसी भी रूप में। तो सभी ग्रह सभी कुछ गलत नहीं करते हैं, सभी कुछ सही नहीं करते हैं, ग्रह सिर्फ करते हैं। हम अपनी समझ से, सहज मनोवृत्ति से, जो हमने जीवन में सीखा होता है, जो समझा होता है, जो सुना होता है, जो जाना होता है, जो पढ़ा होता है, जो आत्मसात किया होता है, उसके अनुरूप ग्रह के प्रभावों को अच्छा या बुरा हम कहते हैं। ग्रह सिर्फ प्रभाव देते हैं। अग्नि का काम है सिर्फ जलाना। उसमें अगर खाना पक गया तो अग्नि अच्छी, और घर पक गया तो अग्नि खराब। चूल्हा एक ही है। अग्नि आपके भीतर भी है, उसको जला करके जीवन में कुछ पा गए, पुरस्कार मिल गया, मान सम्मान मिल गया, सफलता मिल गई, तो अग्नि अच्छी है। उसी को पाकर के आपने कुछ खो दिया, उसी को जला करके आपने कुछ समाप्त कर दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया, अपयश हो गया, जीवन में बड़े हानियां हो गई, तो वही अग्नि खराब है। अग्नि का काम है सिर्फ एक जलाना, जल का काम है शीतलता। इसीलिए उनकी अगन, उनकी तपन, उनकी शीतलता को हम अपनी समझ से क्लासिफाई करते हैं, परिभाषित करते हैं, उनके गुण दोषों को कहते हैं, व्यक्त करते हैं। राहु और केतु के प्रभावों पर बाद में बात करेंगे। आज के लिए इन्हीं से शुरू कीजिए, क्योंकि राहु और केतु ऐसे दो ग्रह हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी सारी बातें, इतने सारे क्लेरिफिकेशंस, इतनी गूढ़ बातें, इतनी विस्तारित बातें इन दो ग्रहों के बारे में कही हुई हैं, शायद ही किसी ग्रहों के बारे में कही है, शायद ही। और अभी भी ऐसा लगता है इतना कुछ जानने सुनने के बाद भी कि इनके बारे में कुछ नहीं जानते। एकदम रूप परिवर्तित करने वाले ग्रह, इनके बारे में तो जितना भी लिखा जाए, बोला जाए, कहा जाए, समझा जाए, बहुत ही कम लगता है। बहुत ही विस्तारित ग्रह है, जटिल नहीं है, जटिल नहीं है, विस्तारित ग्रह है, बहुत विस्तार है इसका। इसीलिए आप अपने किसी कुंडली के किसी भी भाव, मैं तो कहूँगा प्रथम भाव से आरंभ कीजिए। उसमें स्थापित ग्रह अथवा लग्नेश जिस भाव में स्थित हो, जिस ग्रह से दृष्ट हो, जिससे जो समझ में आए, उसके अनुरूप उसने आपकी लगन को जो भी दिया है उसको स्वीकार कीजिए। शुरू शुरू में कठिनता होती है, जो अच्छा दिया है उसको भी स्वीकार कीजिए, जो कुछ नहीं दिया है या थोड़ा हल्का दिया वो स्वीकार कीजिए, वो आपका अपना है, उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रकृति ने आपको दिया है और आपको उसके साथ जीवन जीना है। आप स्वयं को समझ लीजिए, दुनिया को समझ लोगे, प्रकृति में वही है जो आपके भीतर है। यथा ब्रह्मांडे तथा विद्ये। वही 9 ग्रह आपकी कुंडली को ऊर्जित करते हैं, वही 9 ग्रह किसी और व्यक्ति की कुंडली को ऊर्जित करते हैं। ऊर्जा का स्तर अलग अलग है।
और वो सब उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफर कम या ज़्यादा है। आपको जितना ग्रहों ने दिया है उससे ज़्यादा वही ग्रह किसी और को भी दे सकता है, उससे कम वही ग्रह किसी और को भी दे सकता है, एक ही लगन में, जो भी आपका लगन है। आप केवल अपने लगन, अपने लग्नेश से शुरू कर सकते हैं। आप मेष राशि सूर्य ग्रह से शुरू कर सकते हैं। आप प्रथम भाव मेष राशि सूर्य ग्रह से शुरू कर सकते हैं। आप जहां से सहज अनुभूत करें वहां से आरंभ कर दीजिए। स्वयं को जानिए, सबको जानिए। एक ही साधे सदैव चले, स्वयं को साधो, सब सज जाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा अगली एक वीडियो के साथ। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। आपको कुछ भी असहज लगता हो उसको भी ज़रूर लिखिएगा। मेरी कोई बात आपको असहज करे मुझे तुरंत बताइएगा, और किसी भी बात से अगर आप असहज अनुभूत करते हैं तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। प्रयास करूँगा अपने अंदर सुधार करता रहूँ, ताकि आप में से किसी जन को भी कोई भी हृदयाघात ना हो।